अब बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने आ गए हैं और ट्विटर अब कैसे देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और यह तस्वीर 24 अगस्त वर्ष 1608 की है, जब समुद्र के रास्ते ग्रेट ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सूरत के एक बंदरगाह पर पहुंचा था। और तब शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देश से यानी ब्रिटेन से 20 गुना बड़े देश यानी भारत और उस समय दुनिया की करीब 1/4 आबादी वाले देश यानी भारत पर कब्जा कर लेगी, उसे निगल लेगी और उसके बाद उस पर कई सौ वर्ष तक शासन करेगी। लेकिन उम्मीदों के विपरीत ठीक ऐसा ही हुआ और भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक राज किया। आप सब जानते हैं हम गुलाम थे, 190 वर्षों तक यह देश गुलाम रहा और हमारे और आपके जो पूर्वज हैं उस जमाने में वो सब अंग्रेजों के गुलाम थे। ये कहते हुए आज भी शर्म आती है। लेकिन हम गुलाम बने क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहां कई रियासतें थीं और दिल्ली के तख्त पर उस समय मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए व्यापार को, पैसे को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और उस समय के राजाओं और मुगल शासकों की खातिरदारी करने लगे, जबरदस्त खातिरदारी की और उस समय के राजाओं को उन्होंने महंगे महंगे तोहफों से नवाजा, उनके दरबार में हाजिरियां लगाईं, उनकी लंबी चौड़ी तारीफ की और हमारे देश में जो शासक थे वो अंग्रेजों की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और यहीं से अंग्रेजों की जड़ें भारत में मजबूत होनी शुरू हुई। और फिर वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक भारत को, आपके इसी देश को जहां आज आप रहते हैं और जहां आप हमें देख रहे हैं अभी, इस देश को अपना गुलाम बनाकर रखा। और हमें लगता है कि आज एक बार फिर इतिहास अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रहा है, या आप ये समझ लीजिए कि इतिहास आपको एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। उस जमाने में समुद्र के रास्ते से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और व्यापार का बहाना बनाकर उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। आज डिजिटल युग है। आज इंटरनेट के रास्ते भारत के हर छोटे बड़े शहर और गांवों में कई टेक्नोलॉजी कंपनियों के जहाज पहुंच चुके हैं, सोशल मीडिया कंपनियों के जहाज पहुंच चुके हैं और ये तमाम कंपनियां नेटवर्किंग के नाम पर वही कर रही हैं जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर करती थी। यह आपको बोलने की आज़ादी देने के नाम पर और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के नाम पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को निगल जाना चाहती है। और हमें लगता है कि ये सभी वो सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचानने में भारत से 413 वर्ष पहले भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। ना तो हम तब पहचान पाए अंग्रेज़ों को और ना आज हम इन सोशल मीडिया कंपनियों को पहचान पा रहे हैं। जबकि आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं ये आज के डिजिटल युग में आज की ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये भारत को निगलने के लिए आई हैं, आपको निगलने के लिए आई हैं। और उस समय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी अंग्रेजों ने, यानी बांटो और राज करो। और आज भी ये सारी कंपनियां ट्विटर जैसी ये उसी नीति पर चल रही हैं, बांटो और राज करो। और इसीलिए आपने देखा होगा आज समाज को बांटने में, इस देश को बांटने में, इस देश में नफरत फैलाने में, इस देश में फेक न्यूज़ फैलाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो इन्हीं सोशल मीडिया कंपनियों की है। और अब ये किसी को मानने के लिए तैयार नहीं, ना ये किसी अदालत को मानती हैं, ना ये किसी सरकार को मानती हैं। इसलिए आज हम इन्हीं सोशल मीडिया कंपनियों का विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इन कंपनियों ने अब भारत के संवैधानिक मूल्यों को, भारत के संविधान को ही चुनौती देनी शुरू कर दी है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो युद्ध आजकल चल रहा है, जो गतिरोध पैदा हुआ है, उसे समझना होगा। और इसे हम आपको 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में समझाएंगे। पहली बात, केंद्र सरकार ने ट्विटर को 3 अलग अलग आदेशों में 1435 ट्विटर अकाउंट्स बंद करने के लिए कहा था कि इन अकाउंट्स को 1400
35 अकाउंट्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि इन अकाउंट्स के जरिए किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ संदेश और लोगों के बीच फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। दूसरी बात, सरकार के आदेश के तहत ट्विटर को इन अकाउंट्स को बंद करना था, लेकिन काफी समय तक इन आदेशों पर ट्विटर ने अमल नहीं किया। यानी ट्विटर ने भारत सरकार के आदेशों को भी गंभीरता से नहीं लिया। कुछ अकाउंट्स को कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए उन्होंने सस्पेंड जरूर किया, लेकिन बाद में उन अकाउंट्स को भी खोल दिया, यह कहते हुए कि यह इनका लोकतांत्रिक अधिकार है और यह फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ मामला है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक किराएदार मकान मालिक को ही यह चुनौती देने लगे कि वो उसकी अब कोई बात नहीं मानेगा और जो मन में आएगा वो करेगा। तीसरी बात, सरकार ने जब इस पर नाराजगी जताई तो ट्विटर का भी इस पर जवाब आया, और सबसे अहम बात यह कि ट्विटर ने सरकार द्वारा बताए गए सभी अकाउंट्स पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। अब आप खुद सोचिए, इन कंपनियों का साहस एक संवैधानिक सरकार को भी चुनौती देने लगा है। इन्हें भारत में व्यापार भी करना है, भारत से पैसा भी कमाना है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है। आपसे पैसे लेने हैं आपकी जेब से, लेकिन ये किसी कानून को मानने से इनकार करते हैं। चौथी बात, ट्विटर ने खुद ये तय किया कि जिन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई, हिंसा को बढ़ावा दिया और भड़काऊ मैसेजेस शेयर किए, वो सब लोग निर्दोष हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं बनती। ये खुद ही ट्विटर ने अपने आप ही तय कर लिया, इसलिए वो अपने आप को ही अदालत मानने लगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्विटर ही सुप्रीम कोर्ट है। पांचवी बात, 1435 लोगों में से सिर्फ 500 लोगों के अकाउंट्स को बंद किया गया और बाकी लोगों पर ट्विटर ने यह कहते हुए कार्रवाई नहीं की कि इन लोगों ने जो बातें लिखी भी वो भारतीय कानूनों के अनुरूप हैं और ट्विटर ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में पाया है। तो यह ट्विटर का पक्ष है। ट्विटर ने जब भारत सरकार ने ये सारी बातें कही और उनसे कहा कि अगर आपको भारत में काम करना है तो भारत सरकार की बात तो माननी पड़ेगी, तो इस पर ट्विटर ने यह कह दिया कि भारत सरकार उनसे जो करने के लिए कह रही है वो भारत के संविधान से बाहर की बात है, भारत के कानूनों से बाहर की बात है। इस समय मेरे हाथ में ट्विटर द्वारा लिखा गया एक पत्र है और इसमें लिखी कुछ बड़ी बातों को आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि ट्विटर इस पर क्या कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर ने जो अपना स्पष्टीकरण दिया वो अपने ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये चिट्ठी डाली है अपने रीडर्स के लिए जो पढ़ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं, वी हैव नॉट टेकन एनी एक्शन ऑन अकाउंट्स दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूज मीडिया एंटिटीज, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस। टू डू सो वी बिलीव वुड वायलेट देयर फंडामेंटल राइट टू फ्री एक्सप्रेशन अंडर द इंडियन लॉ। और हमने सरकार को यह बता दिया है कि हमारा ऐसा सोचना है। वी विल कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल वी सर्व। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस अंडर इंडियन लॉ। इसका मतलब यह है जो उन्होंने लिखा है कि ट्विटर ने भारत सरकार को सीधे चुनौती दी है और भारत सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। और आपको याद होगा, बहुत सारे लोगों ने जिस दिन गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई थी उसके बाद फेक न्यूज फैलाई थी। सबसे बड़ी फेक न्यूज तो यह फैलाई थी कि जो किसान अपने ही ट्रैक्टर के नीचे दबने से उस दुर्घटना में मारा गया था, बहुत सारे लोगों ने यह फेक न्यूज फैलाई कि उसे पुलिस की गोली से उसकी हत्या की गई है, पुलिस ने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। यह फेक न्यूज फैलाई गई। इस पर भारत सरकार ने कहा कि जितने लोगों ने यह फेक न्यूज फैलाई है उनके अकाउंट्स बंद करिए। अब ट्विटर क्या कहता है कि अच्छा, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मीडिया संस्थान हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स चलाते हैं या जो अपने आप को मीडिया संस्थान कम से कम कहते हैं नहीं लेकिन कहते हैं, उसमें से बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमने न्यूज़ मीडिया एंटिटीज़, पत्रकार, एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि जो उन्होंने ट्वीट किया, जो लिखा है, ये उनका बुनियादी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है फ्री एक्सप्रेशन का, राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, यानी वो जो चाहे लिख सकते हैं। लेकिन जब यही बात अमेरिका में हुई, जब कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी तब, और जब कुछ बातें डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दी थी, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो मापदंड भारत में नहीं अपना रहे। आज संसद में इस पूरे मामले पर देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा है। पहले आप ये सुन लीजिए कि सरकार क्या करने वाली है, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोग को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है
हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि ये संविधान का अंग है। लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाव को भ्रष्टाचार से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते हैं। और उसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सरकारें भी काम करेंगी। जहां तक आप फेक न्यूज का सवाल है सर, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं सर, एक फेक न्यूज को बस्ट करने का हमने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूज डालते हैं तुरंत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। आज आपको ट्विटर के दोहरे मापदंड भी समझने चाहिए। कैसे जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा भड़की और कुछ लोगों ने लाल किले पर हमला कर दिया तो ट्विटर का रुख बिल्कुल अलग था, और जब अमेरिका में कैपिटल हिल पर हिंसा हुई तो ट्विटर ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई। इसे आप कुछ पॉइंट्स में समझिए। 6 जनवरी को जब अमेरिका की कैपिटल हिल पर हिंसा हुई तो ट्विटर ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी और लगभग 70,000 अकाउंट्स को बंद कर दिया। सोचिए, 70,000 अकाउंट्स को बंद कर दिया ट्विटर ने। जबकि हमारे गणतंत्र दिवस पर जब दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई और फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, उस पर ट्विटर का रुख बिल्कुल नर्म था और ट्विटर इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बता रहा था। भारत सरकार ने ट्विटर को 1000 से ज़्यादा अकाउंट्स बंद करने के लिए कहा और ट्विटर ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। जैसा हमने आपको कहा, कुछ अकाउंट्स को उन्होंने बंद किया, फिर बाद में खोल भी दिया और बाकी लोगों को डिस्काउंट दे दिया पूरा। अमेरिका में ट्विटर ने हिंसा के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी को चंदा देने वाले कई बड़े लोगों के अकाउंट्स भी सस्पेंड किए गए। लेकिन जब भारत में 26 जनवरी को हिंसा हुई और कई बड़े बड़े पत्रकारों, आंदोलनजीवियों और नेताओं ने फेक न्यूज़ फैलाई तो उन पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आप ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड्स को समझ सकते हैं। अमेरिका में जब ट्विटर कैसे होता है तो क्या काम करता है और जब भारत में ये सारी बातें होती हैं तो क्या करता है। इस सारी बातों को देखकर आपको ये लगेगा कि भारत को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, भारत के समाज को जो बांटने वाली ताकतें हैं, वो सारी ताकतें जो भारत के लोकतंत्र को चुनौती देती हैं, ट्विटर उन्हें एक बहुत बड़ा मंच दे रहा है और उन्हें एक तरीके से एनकरेज कर रहा है कि आप ये सब करते रहिए, और ये भी कहता है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसका क्या मायने हम समझें। जो चिट्ठी ट्विटर ने लिखी है जिसमें उसने ये खुद ही कह दिया कि वो कार्रवाई नहीं करना चाहता क्योंकि ये भारत के भी संविधान के खिलाफ है। इस चिट्ठी के कई मायने हैं, इसे ध्यान से समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार इस तरह किसी विदेशी कंपनी ने, विदेशी सोशल मीडिया कंपनी ने, विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में एक संवैधानिक सरकार के आदेश को मानने से इनकार किया है। यह पहली बार हो रहा है और ट्विटर सीधे सीधे ये कह रहा है कि जिन अकाउंट्स के जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश हुई और फेक न्यूज़ फैलाया गया, उन अकाउंट्स पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अब आप सोच लीजिए, और ये सारे अकाउंट्स कौन से हैं? ये सारे अकाउंट्स वो हैं जो झूठ फैला रहे हैं, जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारे लोग और ट्विटर एक टीम में खेल रहे हैं। हमें लगता है कि ट्विटर ने शायद खुद को सरकार से भी ऊपर समझ लिया है और इसलिए हम आज ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां असल में ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक नया वर्जन है। ट्विटर अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग कंपनी है और दुनिया भर में इसके लगभग 33 करोड़ यूजर्स हैं। 33 करोड़, और भारत में इसके यूजर्स की संख्या 3 करोड़ 44 लाख है। यानी ट्विटर के 10% यूजर्स अकेले भारत में हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी के काम करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है। अब यह कंपनी भारत की पिच पर बैकफुट पर नहीं खेलती बल्कि फ्रंट फुट पर खेल रही है और काफी आक्रामक रुख अपना रही है। और इसे समझने के लिए पहले आपको ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड समझने होंगे।
कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने 27 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद एक ट्वीट करके यह दावा किया था कि पुलिस ने हिंसा के दौरान किसानों को बेरहमी से पीटा है। उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल दिख रहा है। हमने जब तस्वीर के पीछे का सच जाना तो पता चला कि यह तस्वीर भी असल में 2019 की है, यानी 2 साल पुरानी है। तब दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक सरबजीत सिंह नाम के ऑटो ड्राइवर ने पुलिस वालों पर हमला किया था, जिसके बाद सरबजीत सिंह ने पुलिस पर थाने में मारपीट करने का आरोप लगाया था और तब उस मारपीट के दौरान की यह तस्वीर है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने यह फेक न्यूज फैलाई कि यह तस्वीर 26 जनवरी को हुई हिंसा की है। और समझने वाली बात यह है कि ट्विटर ने इस फेक न्यूज पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले हम आपको वो बड़ा उदाहरण दे ही चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को हम पूरा सच आपको बता चुके हैं कि उन्होंने भी झूठा ट्वीट किया, झूठी तस्वीर ट्वीट की, उस पर भी अभी तक ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ट्विटर के डबल स्टैंडर्ड्स के कुछ और उदाहरण देखिए। जैसे कंपनी ने सरकार को लिखे अपने जवाब में कहा कि उसने मीडिया संस्थान, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि ट्विटर का मानना है कि ऐसा करने से इन लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खुद ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान न्यूयॉर्क पोस्ट के अकाउंट को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के चीन के साथ संदिग्ध रिश्तों को उजागर किया था और ट्विटर के इस कदम का वहां के चुनावों पर गहरा असर पड़ा था। सोचिए, जो बाइडेन का बेटे के बारे में वहां का एक अखबार एक खबर छापता है कि उसके चाइना के साथ संबंध है और ट्विटर उस अखबार के अकाउंट को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है। ट्विटर क्या ये यहां कर सकता है? अमेरिका के नेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के मुताबिक वहां के 27% वोटर्स को न्यूयॉर्क पोस्ट की इस खबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इनमें से 13% लोगों ने माना कि अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो वो बाइडेन के समर्थन में वोट नहीं करते। यानी ट्विटर के इस कदम से अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव सीधे सीधे प्रभावित हुआ है, क्योंकि अगर उस अखबार का ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं किया जाता तब यह खबर और ज्यादा लोगों तक पहुंचती और उनमें से बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर उन्हें यह खबर पहले पता चल जाती तो वो बाइडेन को वोट नहीं देते। इस तरीके से ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये दुनिया भर में बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े लोकतंत्रों में जब चुनाव होते हैं तो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये ऐसा सोचती हैं कि वो किसी को भी हरवा सकती हैं, किसी को भी जिता सकती हैं। और धीरे धीरे जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ये कि ये दुनिया में हर देश में जहां लोकतंत्र अच्छी तरीके से चल रहा है वहां पर ये आंदोलन के उद्योग में अब शामिल होती जा रही हैं। इससे ट्विटर के काम करने के तरीकों पर संदेह पैदा होता है और पता चलता है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में भी चुनावों के दौरान इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं। आपको याद होगा कि फेसबुक इस तरह की चीजें पहले कर चुका है और ये भी फेसबुक पर आरोप लगे थे कि वो कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और इसके लिए वो पैसा लेता है। यहां हम एक और उदाहरण आपको बताते हैं। 4 नवंबर 2020 को जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और एक ट्वीट किया, तब ट्विटर ने बिना किसी देरी के ट्रंप के ट्वीट को डिलीट कर दिया था। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि इन चुनावों में धांधली हुई है। लेकिन जब भारत में कुछ नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाते हैं और चुनाव आयोग की छवि को खुलेआम खराब करते हैं तो ट्विटर इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करता। आपने तो देखा होगा, हमारे देश में तो हर दूसरे दिन जब भी कोई चुनाव होता है हारने वाली पार्टी यही कहती है कि चुनाव में धांधली हुई है और वोटिंग मशीन्स को सेट कर लिया गया है, रिग कर लिया गया है। इससे आप ट्विटर के दोहरे मापदंडों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, आपको कुछ मैं ट्वीट्स दिखा रहा हूं। ये अरविंद केजरीवाल के ट्वीट्स हैं और भी बहुत सारे नेता ये कर चुके हैं। ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट देख लीजिए। और हमारे देश में बहुत सारे लोग खुलेआम ये आरोप लगाते हैं कि चुनावों में धांधली हुई है, लेकिन ट्विटर ने कभी भी इन ट्वीट्स को आज तक डिलीट नहीं किया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इन दोहरे मापदंडों पर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के अपने क्या विचार हैं। 2018 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुद माना कि ट्विटर के ज्यादातर कर्मचारी लेफ्ट विचारधारा से प्रेरित हैं,
यानी वामपंथी विचारधारा से ज्यादा प्रेरित हैं। तब उन्होंने यह भी माना था कि ट्विटर के ऐसे कर्मचारी जिनकी विचारधारा अलग है वो खुद को कंपनी में सुरक्षित महसूस नहीं करते, यानी असुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें अपनी राय बताने में डर महसूस होता है। ये तो जैक डॉर्सी खुद कह रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में। अगर आज के डिजिटल युग का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि भारत अब दो हिस्सों में बंट चुका है। आप तो जानते हैं भारत में अब हर चीज बंट चुकी है, रंग बंट चुके हैं, खाना बंट चुका है, अब बिरयानी का बंटवारा हो चुका है, खिचड़ी का बंटवारा हो चुका है, जानवरों का बंटवारा हो चुका है, रंगों का बंटवारा हो चुका है धर्म के आधार पर। अब भारत में एक और बंटवारा हुआ है। एक हिस्सा उन लोगों का है जो कितनी भी फेक न्यूज फैला लें लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और दूसरा हिस्सा उन लोगों का है जिनका अकाउंट सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो सच के साथ खड़े होते हैं, वो सच बात कर रहे हैं और भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं। ये ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है जिस पर सचिन तेंदुलकर की ट्रोलिंग होती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत के हित की बात कह दी। सचिन तेंदुलकर ने जब यह कह दिया कि सारे भारतीयों को एकजुट रहना चाहिए तो इस पर ट्विटर पर उनकी ट्रोलिंग हो गई। लोगों ने न जाने उनके बारे में क्या क्या लिखा और ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। डिजिटल युग ने आज भारत के लोगों को वेरीफाइड और अनवेरीफाइड यूजर्स में बांट दिया है। एक तबका वो है जो वेरीफाइड यूजर्स के लोग हैं, ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं और ये एजेंडा सेट करते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनके अनवेरीफाइड अकाउंट्स हैं, ये ज्यादातर फॉलोअर्स होते हैं, और ये जो वेरीफाइड अकाउंट्स ब्लू टिक वाले जो लोग हैं ये अनवेरीफाइड यूजर्स को अपने ट्वीट्स के जरिए उनके दिमाग को प्रभावित करते हैं। मौजूदा समय में दुनिया में ट्विटर पर लगभग 5 करोड़ यूजर्स अनवेरीफाइड है, यानी उनके अकाउंट के सामने ब्लू टिक नहीं लगा है, और जिन लोगों के अकाउंट्स को ट्विटर ने वेरीफाइड माना है उनकी संख्या पूरी दुनिया में 28 करोड़ के आसपास है। इस गतिरोध के बीच एक एप्लीकेशन की देश में काफी चर्चा हो रही है, एक ऐप की, और इस ऐप का नाम है कू। और कई केंद्रीय मंत्रियों ने और भारत सरकार के मंत्रालयों ने इस नए ऐप पर अपना अकाउंट खोल लिया है, और ऐसा लगता है कि सरकार इससे ट्विटर को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। इसलिए यहां पर भी आपने देख लिया होगा, अब फिर से एक विभाजन हो गया है। अब एक वो लोग हैं जो ट्विटर पर हैं और अब एक सेक्शन वर्ग उन लोगों का है जो अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जा रहे हैं ट्विटर के अलावा, जैसे कू पर। यहां पर भी एक विभाजन हो गया है और इस पर भी ट्विटर पर रहने वाले जो वामपंथी लोग हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ये सारे लोग ट्विटर छोड़कर चले जाएं। आज आपको सच और झूठ के बीच की दूरी भी समझनी चाहिए। असल में सत्य का मार्ग बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और अनुशासन की जरूरत होती है। लेकिन झूठ के रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यह आसान रास्ता है, ये शॉर्टकट है, और हमारे देश के बहुत सारे लोगों को इस तरह के शॉर्टकट ही पसंद है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे आज के इस विश्लेषण का सार यह है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां नेटवर्किंग के नाम पर भारत में वही काम कर रही हैं जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर किया था। यानी ये कंपनियां भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को अब निगल जाना चाहती हैं, और आज आपको ऐसी कंपनियों से सावधान हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और अब आपने ये देख लिया होगा, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पहले ये कहती थी कि ये नेटवर्किंग कर रही हैं, ये आपको लोगों से जोड़ रही हैं, जो अनजान लोग हैं उनसे भी आपको जोड़ रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अब जो अच्छा काम कहकर बात शुरू हुई थी, अब वो बहुत नकारात्मक रूप ले चुकी है, और उससे बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में दरार पैदा हो रही हैं, समाज टूट रहे हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे तो जब आप ट्विटर पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि अब आपकी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ट्रोलिंग होती है। अगर आप कुछ लिख देते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उसी वक्त आपके पीछे पड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं समाज को बांटना। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल, और हिंदी में कहते हैं बांटो और राज करो। और ये जो बांटने का धंधा है, जिसको हम कहते हैं कि धरना अब एक धंधा बन चुका है, आंदोलन अब एक उद्योग बन चुका है। ये आंदोलन आज कैसे हो रहे हैं? ये सारे आंदोलन आज इन्हीं सोशल मीडिया साइट्स के जरिए होते हैं। ये सारे आंदोलन आज ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, गूगल के जरिए, इंटरनेट के जरिए वहीं से कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। जो टूल किट्स आ रहे हैं ये सब इन्हीं नेटवर्किंग साइट्स के जरिए
आते हैं और भीड़ भी यहीं से जुटाई जाती है, भीड़ के दिमाग में आग भी यहीं से लगाई जाती है, चिंगारी भी यहीं से लगाई जाती है। इसलिए आप लोग सावधान रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.